Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयूब खोसा है और मैं आज आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ एक प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। आप लोग बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम पहले कोई हुआ है और उसका नाम था फूड एंड ट्रैवल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि हमने आज से तकरीबन कोई 19 या कोई 20 साल पहले फूड एंड ट्रैवल ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम किया था जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न कोटा सेंटर की पेशकश थी, जिसको आप लोगों ने बेहद सराहा, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, इंटरनेशनली भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिर हमने ये भी देखा कि उस प्रोग्राम को बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया और बहुत से प्राइवेट चैनल्स ने फॉलो किया, बहुत से लोगों ने प्राइवेटली बहुत सारा उसके ऊपर काम किया और ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ। और हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और कोटा सेंटर को ये एजाज़ है कि बहुत से लोगों ने उसको फॉलो किया है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ कोयटा के मुतालिक आपको ये बताऊँ कि कोयटा में जो कबाइल आबाद है उनमें हमारे बलोच हैं जो कि बराबी बोलते हैं, उसमें हमारे खान हैं और फिर हमारे पास हज़ारा कबाइल हैं और फिर हमारे पास और भी पंजाबी बोलने वाले जिसको हम सेटलर्स या कुछ कहें, हमारे पास वो भी। कोयटा जो है वो एक मल्टी लैंग्वेज एक शहर है। यहाँ पे तकरीबन आपको हर बंदा तकरीबन 3 ज़ुबानें तो कम से कम आपको बंदा मिलेगा जो कि 3 ज़ुबानें जानता है। तो इसका शर्फ खैर मुझे भी हासिल है कि मैं भी काफ़ी ज़ुबानें जानता हूँ इसी वजह से। कोयटा में उससे पहले ये जो कबाइल यहाँ पे आबाद है उससे पहले यहाँ पे कौन थे? जो यहाँ पे जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि यहाँ पे जो कारिजात हैं, कारिजात वो इस बात की निशानदेही करें कि यहाँ पे गबर्स थे या गबर्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आतिश परस्त ज़रतुश्त यहाँ पे पहले आबाद थे। उसके बाद फिर हमारे ये कबाइल यहाँ पे आके आबाद हुए, पठान आबाद हुए, यहाँ पे बलोच आके आबाद हुए, फिर हमारे हज़ारा कबाइल आबाद हुए और बहुत से लोग इस तरह से आते रहे। कारिजात अगर आप देखना चाहें तो कोयटा में आसपास अभी भी कारिजात मौजूद हैं, लेकिन फिर उस तरह से उनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी, उस तरह से उसके ऊपर काम नहीं हो सका, उसको हम उस तरह से प्रिजर्व नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल ये तो कोयटा के बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोयटा में जो रहने वाले हज़ारा कबाइल हैं, मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। हज़ारा कबाइल हमारे कोयटा में जो वादी है इसके मशरक़ की तरफ भी आबाद हैं और मगरब की तरफ भी आबाद हैं और मैं इस वक्त हूँ मशरक़ की तरफ, और जिसको आप मरी आबाद कह सकते हैं। मरी आबाद यहाँ पे जो हमारी मरी कबाइल है वो भी यहाँ पे सदियों से आबाद है, तो इसलिए उसी नस्बत से इसका नाम मरी आबाद है। तो यहाँ पे आपको मरी कबाइल के लोग भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको हज़ारा कबाइल के लोग भी नज़र आएंगे और बहुत ही एक खुशी के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ और बड़ी चाह के साथ ये एक दूसरे के साथ रह भी रहे, एक दूसरे की ज़ुबानें भी बोलते हैं। यानी अगर आप किसी हज़ारा को देखें तो वो आपको बलोची बोलते हुए भी नज़र आएगा, अगर आप किसी मरी को देखें तो आपको वो हज़ार की और या पर्शियन कह लें या आप तरी कह लें, आपको वो बोलते हुए नज़र आएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आज़ाद, जो कि इनका ताल्लुक़ हज़ारा कबाइल से है, हज़ारा कबीले से है और मुझसे ज़्यादा बेहतर ये जानते हैं हज़ारा कबीले के मुतालिक। सर आपको खुशामदीद। और जो मेरे साथ यहाँ पे जो मरी कबाइल है, जो मरी कबीला है, जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से यहाँ पे आबाद है, इनके काफ़ी ऊपर पहाड़ पे उनकी उस तरफ इनके घर है, यहाँ पे नीचे भी घर है। तो जो मीर हसन मीर है ये भी मेरे साथ मौजूद है, तो उन्होंने ये चाय की दावत इनकी तरफ से है, तो ये मेरे लिए चाय भी बना रहे हैं और ये चाय भी पिलाएंगे और थोड़ा सा मेरे साथ हाल हवाल भी करेंगे। सबसे पहले मैं हाल हवाल करूँगा मिर्ज़ा आज़ाद साहब से। आज़ाद भाई, मुझे अपने जो हज़ारा कबाइल हैं जी, तो ब्रीफली हज़ारा कबाइल की मतलब थोड़ा सा मुझे भी बता दें, जो हमें देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे वो भी आपको सुन सकें। थैंक यू वेरी मच कोसा साहब, शुक्रिया। हज़ारा कबाइल के ओरिजिन से मुतल्लिक़ मैं ये बता दूँ कि अक्सर मौरख़ीन का ख़्याल है या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है या मानना है कि ये टर्किश मंगोल नस्ल से है और बरसग़ीर में इनकी आमद का सिलसिला तकरीबन 14वीं 15वीं 16वीं सदी ईस्वी से जारी है।
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں-16ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے ہزارہ ہنرمندوں کو افغانستان سے، سینٹرل ایشین سے یہاں بر صغیر میں بلا کے ان سے مختلف کام کراتے رہے ہیں. ہندوستان کے شہر جونپور میں آج بھی وہ پل آباد ہے جسے سنگ مرمر سے ہزارہ انجینئروں نے تعمیر کیا ہے. تو اس طرح ان کے ہنرمندوں تاجروں کے بعد باقی موجودہ پاکستان میں جو آباد ہزارہ قبائل ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ 18ویں صدی عیسوی کے آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے، جب افغانستان میں ایک طرح سے وہاں کے بادشاہوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے اور ان کی باقاعدہ نسل کشی شروع ہو جاتی ہے. تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد سینٹرل ایشیا، رشیا کی طرف، ایران اور اس وقت کے برطانوی ہند کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. موجودہ پاکستان میں یہ آ جاتے ہیں، آباد ہوتے ہیں. یہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جیسے کوئٹہ، ژوب، لورلائی، مچ، بولان، ہرنائی، مختلف علاقوں میں لورلائی، دکی، یہاں یہ لوگ آباد ہوئے ہیں. اور جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلتی ہے تو اس میں بھی اس قبیلے کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. مثال کے طور پر قائد اعظم کے محمد علی جناح صاحب کے جو دست راست تھے، قاضی محمد عیسیٰ صاحب، وہ ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے. علاوہ ازیں آل انڈیا مسلم لیگ میں ہزارہ قبائل کے بزرگوں نے اچھا خاصا حصہ لیا ہے، وہ اس میں شامل رہے ہیں. آزادی کے بعد اس قبیلے کے لوگوں نے 1948 میں کشمیر کی جنگ آزادی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بہت بڑی تعداد میں حاجی ناصر علی کی سرکردگی میں بزرگ بتاتے ہیں کہ مور دین 5000 یہاں سے فائٹرز گئے تھے شاید اس وقت. علاوہ ازیں یعنی کہ فوجی لحاظ سے اگر دیکھا جائے میدان حرب میں تو 1965 کی لڑائی میں ہزاروں نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا تھا. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1965 کی لڑائی ہندوستان کے ساتھ، وہ جس عسکری سپہ سالار کے کمان میں وہ جنگ لڑی گئی تھی، ان جنرل محمد موسیٰ خان صاحب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. اور 1965-1971 میں جس ایئر مارشل شربت علی چنگیزی نے حصہ لیا فضاؤں میں لڑائی میں، اس کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے. 1965 میں کیپٹن صمد علی چنگیزی صاحب شہید ہوئے، یعنی انہوں نے اپنا خون دے دیا. خون کا نذرانہ اسی طرح چلتا رہا. 1971 میں فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی شہید ہوئے، جس کو ستارہ جرأت ملا ہے. اسی طرح ہم آگے آتے ہیں تو کارگل کی لڑائی میں یا کارگل کے معرکے میں کرنل ظفر چنگیزی اس حد تک آگے جاتے ہیں کہ ان کو بھی ستارہ جرأت سے نوازا جاتا ہے. تو آج تک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے دفاع میں یہ قبیلہ ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں اور اپنا خون دیا ہے. اچھا، یہ جو ہزارگی ہے، ہمیں بہت سے لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اس ہزارگی میں ہم نے جو پرشین ہم سنتے ہیں وہ پرشین نہیں ہے، یا جو افغانستان میں بولی جاتی ہے یا پھر وہ ایران میں بولے، یہ تھوڑا سا مکس ہے. کیا یہ بھی جو ہمارا ہزارہ قبیلہ ہے، کیا یہ اس کی اپنی اوریجنل زبان یہی ہے یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وہ تبدیلی آتی رہی ہے؟ ایوب بھائی، جو موجودہ ہزارگی زبان بولی جاتی ہے یہاں پاکستان میں ہزارہ قبائل میں، یہ وہ زبان نہیں ہے یقیناً جو ان کے اجداد کی زبان تھی. اس میں بہت زیادہ لینگویجز مکس ہو گئے ہیں، جس میں بہت غالب اکثریت اردو کا ہے. اسی طرح سے پشتو، بلوچی، براوی، انگریزی کے بہت سارے الفاظ ہیں. پرشین بھی اس میں پرشین بہت زیادہ ہے. پرشین تو جس طرح سے اردو میں بہت زیادہ پرشین ہے، اسی طرح سے ہزارگی کا بھی ایک بڑا حصہ پرشین تشکیل دیتا ہے. لیکن اب بھی جو لنگوسٹ ہیں، لسانیات کے ماہرین ہیں، ان کا ماننا یہی ہے کہ تقریباً 30 سے 40% ہماری زبان میں آج بھی ٹرکش منگول ورڈز ہیں، موجود ہیں. جی ہاں، بالکل. لیکن یہ وہ زبان نہیں ہے جو آج سے صدیوں پہلے ہمارے اجداد بولتے تھے. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں اس طرف آ رہا تھا تو جو یہاں کے گراؤنڈز ہیں اس میں مجھے کوئی بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر نہیں ہے. مجھے لگا کہ زیادہ تر یہاں کے جو بچے ہیں وہ یا تو فٹ بال کی طرف زیادہ، یا پھر سائیکلنگ کی طرف زیادہ، یا پھر میں نے جو ٹریک بنے ہوئے ہیں، اس ٹریک کے اوپر میں نے بچیوں کو، بڑے بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، سب کو میں نے دیکھا. کرکٹ مجھے زیادہ نظر نہیں آیا. یقیناً فٹ بال چونکہ غریبوں کا کھیل ہے اس لیے ہزارہ قبائل میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے. صرف فٹ بال ہی نہیں ہے بلکہ اس قبیلے کے جوانوں کا
हिस्सा जो है वो बॉक्सिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग में तो चैंपियंस रहे हैं। कराटे में एग्जैक्टली मिसाल के तौर पर बॉक्सिंग में सैयद इब्रार हुसैन हज़ारा साहब जो है ये वाहिद बॉक्सर है एशिया से जिन्होंने 3 मरतबा ओलंपिक्स खेले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो हमारी जो हज़ारा बच्चियां हैं वो भी स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा उनका उनका रुझान है, चाहे वो किसी तरह का भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो। अभी आजकल जो फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं उसमें भी उनकी बाकायदा एक टीम है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कराटे हो, चाहे साइकिलिंग हो, उसमें बहुत ज़्यादा उनका एक हिस्सा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने अपनी वो कारकर्दगी दिखाई हो, बल्कि वो मुल्क से बाहर भी गए हैं, उन्होंने वहाँ पे भी अपना एक शो किया है कि वो उसमें उनके अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। जी हाँ, हमारी लड़कियों ने तो मेरा ख्याल है इस वक्त कुलसूम हज़ारा है, गुलनाज है, उनमें शाहिदा अब्बासी है, 2-3 लड़कियां और भी है जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर खेल के यानी कराटे के मैदान में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं। तो मुख्तलिफ खेलों में लड़कियां भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है जिस तरह से लड़के। अच्छा, एक शाजिया बतूल साहिबा है जो कि माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद में उसमें एक बहुत ज़्यादा हिम्मत है, करेज है, और न सिर्फ ये कि वो एक माजूरों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं, बल्कि वो मुसव्वरी के मैदान में भी काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है। उनकी एग्जीबिशंस भी उन्होंने की हैं, यहाँ पे भी की हैं, मुल्क से बाहर भी उनकी एग्जीबिशंस हुई हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल शाजिया बतूल है, इस वक्त फातिमा आतिफ साहिबा है इस्लामाबाद में जो ह्यूमन एक्टिविस्ट है। जी आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बातों से यकीनन मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और ख़ास तौर पे जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनको भी हज़ारा कबाइल के मुतालिक, हज़ारा कबीले के मुतालिक बहुत कुछ पता चल गया होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ मेरे सन मीर है, मैं इसे पूछूंगा कि आप कब से यहाँ पे हैं? हमें तो यहाँ तकरीबन 100 साल से ऊपर हो रहे हैं। उस टाइम यहाँ आपकी उम्र तो 100 साल नहीं है? नहीं, मेरे नहीं, हमारे दादा और परदादे माशाल्लाह। अभी भी आप लोग के यहाँ पे घर मौजूद है? मौजूद है। उस टाइम ये सिख और अंग्रेज लोग, हाँ, उस ज़माने 1947 से पहले हम लोग यहाँ रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो नीचे जो दरख्त है, इनकी जो आबियारी है, यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसकी रखवाली आप करते हैं? आप पर वक्त दरख्तों को पानी आप पहुँचाते हैं? जी, मैं पहुँचाता हूँ। और फिर यहाँ पे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हज़ारा कबीले से जिनका ताल्लुक है, वो भी बड़े पेश होते हैं। उनके हाथ में मैंने देखा है कि वो पानी भी दे रहे होते हैं, दरख्त लगा भी रहे होते हैं। जी, उनका भी काफ़ी यहाँ पे दिलचस्पी है, और ये सफाई के मुतालिक, और ये दरख्तों से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Pakistan Food and Travel. Pakistan Food and Travel.
नाजरीन, आइए मैं आपको हज़ारगी आश बनाने और उसमें पड़ने वाली अशिया के बारे में बताता हूँ, जो कि इस तरतीब से हैं। इसमें आश एक तरह की नूडल्स हैं, ये पड़ती हैं। इसमें चने, सुर्ख लोबिया, कीमा, 3 किस्म की सब्जियां हैं। इसमें एक पालक है, धनिया है और मेथी है। इसके अलावा उसके ऊपर जो लास्ट में डालना पड़ता है वो है कीमा और भुनी हुई प्याज और कीमा, ये डलता है इसमें, जो कि ज़ाहिर है प्याज और कीमे को भूनने के लिए हमें घी या ऑयल की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें हम हस्बे जायका नमक और दूसरे मसल कौरमा मसाला वगैरह भी ऐड करते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर कुरुद, जिसे हम कुरुद कहते हैं, यानी ये एक तरह की खुश्क दही कह लें, खुश्क पनीर चीज़ कह लें, ऐसी चीज़ है ये, जो कि यही मुकामी घर में ये बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें ख़ास अहम चीज़ें जो हैं ये आश में पड़ती हैं। नाज़रीन, ये हमने लोबिया और चने पहले से उबाल रखे थे ये, और इसमें वो सब्जियां जो हैं वो भी मैंने डाल ली है, ऐड कर ली हैं। ये पानी डाल रहे हैं अभी इसके नीचे, हम ये तक आग नहीं जलाई। ये अब हमने इसको रखा है, ये तकरीबन 15 मिनट इनको हम उबालेंगे ताकि सब्जी गल जाए, थोड़ी सब्जी गल जाए। उसके बाद हम इसमें फिर वो आश यानी वो नूडल्स डालेंगे। नूडल्स डालने के बाद नूडल्स को भी 5-10 मिनट हम उबालेंगे ताकि वो भी नरम हो जाए। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अपना कीमा, भुना हुआ कीमा और अपने भुनी हुई प्याज और कुरुद डालते हैं। इस तरह ये आश बनती है। एक बहुत ही टेस्टी डिश है ये। हमने अभी इसमें आश डाली है, तो आश यानी ये नूडल्स, ये अब एक 10-15 मिनट ये उबलेंगे, तो उसके बाद ये भी नरम हो जाएंगे अपने वो चने, लोबिया और सब्जी के साथ। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये तली हुई प्याज, जब ब्राउन प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे।